नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नैनीताल हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में बाघों और हाथियों की मौत के मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार को कोर्ट ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साथ ही मामले की जांच 6 महीने में करके अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कॉर्बेट पार्क से जुड़े सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच ईडी से कराने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने गौरी मौलखी के प्रार्थना पत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के अधिसूचना के अनुसार कॉर्बेट के डिकाला जोन में जिप्सी नहीं जा सकती। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार डिकाला में सिर्फ बस या कैंटर ही ले जाएं। इसके अलावा बीमार हाथियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के प्रार्थना पत्र पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि तत्काल कॉर्बेट से वन गुर्जरों को हटाने की कार्रवाई करें। कोर्ट ने अमानगढ़ और गुलवा को भी कॉर्बेट पार्क में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने वन विभाग को यह भी आदेश दिया है कि बुधवार यानी आज बाघों और हाथियों की मौत की पूरी रिपोर्ट पेश करें। साथ ही ये भी बताएं कि विभाग ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है। और नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मनाली का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना सुनवाते हैं। पूर्व में जो कुछ बाघों की डेथ के मामले में कुछ विभागीय अधिकारियों की नेग्लिजेंस सामने आई थी और विभागीय रिपोर्ट भी थी उस संबंध में, तो उस मामले में सीबीआई की वाइल्ड लाइफ विंग को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि वो जो बाघों की डेथ हुई थी उस मामलों की सीबीआई की वाइल्ड लाइफ विंग जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 6 महीने में। कॉर्बेट के कोर जोन ढिकाला में सिर्फ कैंटर और जिप्सीज के द्वारा टूरिस्ट को ले जाए जाने का प्रावधान है और जिप्सी प्रतिबंधित हैं, तो उस अधिसूचना के अनुरूप जिप्सियों को कॉर्बेट के डिकाला जोन में प्रवेश न करने देने के भी आदेश दिए हैं। संपत्ति की जांच। इसके अलावा ईडी को एक मैटर आया था, तो उसमें ईडी को जो कॉर्बेट पार्क और संबंधित जो कॉर्बेट और इसके जो रामनगर वन प्रभाग के अधिकारियों की जांच के संबंध में भी ईडी को डायरेक्शन दिया है संपत्तियों की। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, विस्तार से आप बताएं क्या कुछ चीजें इस पूरे घटनाक्रम में हुई और हाईकोर्ट का इतना सख्त रुख इस पूरे मसले पर क्यों दिखाई दिया है? देखिए अनुपम, हाईकोर्ट का जो आदेश था ये एक अपेक्षित आदेश था। तमाम जो वन्यजीव प्रेमी हैं और कॉर्बेट जिस तरह से विश्वविख्यात यह स्थल है, तो लोग चाहते थे लंबे समय से कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। और कल कोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो लोगों ने इस आदेश पर खुशी जाहिर की कि देर सवेर कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश हुए। मैं बताना चाहूँगा कि 2016 में अनुपम यूपी के बॉर्डर पर 5 बाघों की खाल एसटीएफ ने बरामद की थी और बाद में WII की रिपोर्ट में जब इसका परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि ये 5 खालें कॉर्बेट के बाघों की हैं। तब ये जांचें हुई, यूपी के कई जगह पर गड्ढों में मांस पाया गया और अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी इस जांच को घुमाते रहे और आज तक भी 2018 हो गए, 2 साल का समय बीत गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस डिसीजन सामने नहीं आ पाया और ये जांच 5 बाघों की खाल बरामद होने की जांच अभी भी शासन में लंबित पड़ी हुई है। तो इसी सब हिला हवाली को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और अपना कठोर रुख जाहिर किया है। जिस तरह से कोर्ट ने बताया कि इसमें सीबीआई जांच की जाए और ये और भी एक चिंताजनक और एक शर्मनाक बात है कि कोर्ट को कॉर्बेट के अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने के आदेश देने पड़े। ये एक बेहद गंभीर मसला है और अपेक्षित भी था ये जनता के बीच। दूसरा अनुपम, इसमें एक जो पहलू है कि इसमें जो कॉर्बेट या राजाजी टाइगर रिजर्व, इन पार्कों में जो तमाम NGO भी काम कर रहे हैं, इनकी संपत्ति की भी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के नाम पर NTCA तो इन पार्कों को पैसा देता ही देता है। हर साल करोड़ों रुपया NTCA इन पार्कों को देता है बाघों की वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर। लेकिन इसके अलावा भी करोड़ों रुपया जो NGO यहाँ पर काम करें वो भी फॉरेन फंडिंग के रूप में यहाँ पर लेते हैं, लेकिन ये NGO करती क्या हैं इसका आज तक किसी को पता नहीं है। दूसरी बात, एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक इसी तरह वन विभाग में चल रहा है, खासकर उत्तराखंड वन विभाग में। चाहे हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें या राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें, राजाजी टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में जो मांस बरामद हुआ था तो WII की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि इसमें जो मांस बरामद हुआ है उसमें 2 बाघों का मांस है और 3 गुलदार का मांस है। ये दोनों प्राणी शेड्यूल 1 के हैं जो प्राथमिकता के तौर पर रखे जाते हैं और
वन्य वाइल्ड लाइफ एक्ट ये कहता है कि यदि इसका शिकार कहीं पर होता है तो इसमें कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन अभी भी करीब 4 महीने राजा जी में इस मांस को बरामद हुए बीत गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ पाया। वन विभाग के अधिकारी जांच को लगातार बदल रहे हैं, जांच अधिकारियों को बदल रहे हैं। अभी तक 4 से 5 जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं। वन मंत्री का रुख भी इसमें पूरी तरह से हीला हवाली वाला है और शासन का रुख भी पूरी तरह से हीला हवाली वाला है। तो ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया ये बेहद अपेक्षित था, इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। राज्य में एक और भूमि मुआवजा घोटाला सामने आया। उधम सिंह नगर में हुए NH74 की तर्ज पर नैनीताल जिले में NH87 के घोटाले की परत खुलने की उम्मीद जगी है। राजेंद्र सती की जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्रोजेक्ट निदेशक, कमिश्नर कुमाऊं और डीएम नैनीताल से जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि साल 2013 से 2016 तक NH87 में चौड़ीकरण का काम हुआ था। जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे में भ्रष्टाचार हुआ है। कई लोगों की जमीनों की बैकडेट में 143 की कार्रवाई कर फायदा पहुंचाया गया है, तो एक ही जमीन का अलग अलग मुआवजा अधिकारियों द्वारा दिया गया है। याचिका में पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ अब पूरे मामले की 26 सितंबर को सुनवाई करेगी। रामपुर टू काठगोदाम में एक हाईवे है, उसका निर्माण होना था, उसके लिए भू अधिग्रहण किया गया था। तो इस क्षेत्र में जो भू अधिग्रहण किया गया है उस मामले में ये हुआ कि एक ही गांव के अंदर अलग अलग तरह के मुआवजे भ्रष्टाचार के आधार पर दिए गए थे और साथ ही जो नोटिफिकेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके अंदर जमीनों की सीमाओं का खुलासा नहीं किया गया था, जिससे कि भ्रष्टाचार को पनाह मिली। और साथ ही आरोप ये भी था कि जो NH74 में जो आरोपी SLAO हैं वो इसमें भी विशेष भू अध्याप्ति अधिकारी थे, तो इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की जांच को लेकर मांग की गई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम 5 बजे सचिवालय में प्रदेश में आपदा से हुई क्षति और आपदा राहत हेतु चलाए जा रहे कार्यों की व्यापक समीक्षा करेंगे। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम की समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और कई विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। पौड़ी के थलीसरण ब्लॉक के ग्राम जसपुर में नंदा देवी पूजन के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से पंचायत भवन की रेलिंग गिर गई, जिसमें 15 महिलाएं घायल भी हुई हैं। आप न्यूज 18 पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह ये रेलिंग गिरी है, जिससे करीब 15 महिलाएं नीचे गिर गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि भीड़ ज्यादा होने के चलते लोग एक के ऊपर एक गिरे, जिससे महिलाओं को ज्यादा चोटें नहीं आईं। तो ये गिरने की तस्वीरें हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रेलिंग गिरने की तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की गंगनहर में एक युवक ने छलांग लगा दी। वहीं आनन फानन में लोगों ने युवक को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक दम तोड़ चुका था। पुलिस का कहना है कि युवक दिल्ली का रहने वाला है और उसकी जेब से 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं युवक की मौत के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। मसूरी के हाथीपांव इलाके के पास जंगल में एक शव मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने घटना के साक्ष्यों को जुटाया है। शव की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। कुछ लोग जहां सुगम दुर्गम के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्गम शब्द की परिभाषा को ही अपने कार्यों से न सिर्फ बदल देते हैं बल्कि औरों के लिए एक प्रेरणा भी। उन्हीं में से एक नाम है घनश्याम डोंडियाल। शिक्षक दिवस पर देखिए इस खास खबर को।
सरकारी स्कूलों की बात हो तो आपके जहन में सीधे जर्जर और बदहाल विद्यालयों की तस्वीर नजर आएगी, लेकिन एक शख्स ने अपने मजबूत इरादों से इस कल्पना को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, जिला चमोली के आगरचट्टी से 6 किलोमीटर पैदल चढ़ाई पार करने के बाद जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये है प्राथमिक विद्यालय स्यूनी मल्ली। यहाँ पढ़ रहे बच्चों ने भले ही सड़क न देखी हो, मगर ये फर्राटे के साथ साइकिल चलाते हैं। अंग्रेजी मीडियम की स्कूल नहीं, मगर बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। यहाँ किताबी बोझ नहीं है, बल्कि डिजिटल क्लास चलती है। आप खुद ही सुन लीजिए। How many continents in world and what's their name? Asia, Europe, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica are the 7 continents in world. Achha, where is the capital of Brunei? Bandar Seri Begawan is the capital of Brunei. Achha, where is the capital of China? Beijing, China. Beijing is the capital of China. Achha, where is the capital of Pakistan? Islamabad is the capital of Pakistan. Achha, where is the capital of Uruguay? Uruguay, Montevideo is the capital of Uruguay. My state name is Uttarakhand. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Honorable Ran Singh Rath is the Chief Minister of Uttarakhand. Honorable Baby Rani Mahar is the Governor of Uttarakhand. There are 13 districts in Uttarakhand: Chamoli, Rudrapur, Tiriyut, Uttarkhasi, Dehradun, Haridwar, Pauri, Almora, Nainital, Udham Singh Nagar, Chambal, Pithoragarh, Bageshwar are the 13 districts in Uttarakhand. ये एक दिन या एक साल का परिणाम नहीं है। साथ ही शिक्षक प्रमोशन पाकर अच्छे इलाकों की ओर चले गए, मगर शिक्षा की सूरत बदलने का जज्बा लिए घनश्याम डोंडियाल यहीं रुक गए। इरादे ऐसे कि 3 प्रमोशन तक छोड़ दिए और शादी करना ही भूल गए। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बच्चियाँ जो हैं 8वीं से, लड़कियाँ 5वीं से ऊपर नहीं पढ़ पाती थी, लड़के 8वीं से ऊपर नहीं पढ़ पाते थे। और आज स्थिति ऐसी है कि आज यहाँ के बच्चे जो है बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, और हमारे इस विद्यालय से लगातार बच्चे जो है नवोदय की परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। इस साल भी 2 बच्चों का जो है जवाहर नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। जिस गांव में अमूमन बेटियां 5वीं क्लास और बेटे 8वीं के बाद मजदूरी करने को विवश नजर आते थे, वहां के छात्र आज विदेशों में कामयाबी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। शिक्षक हो या डॉक्टर, जहां दुर्गम पहाड़ियों में चढ़ने से कतराते हैं और सुगम स्थानों की कोशिश में जुट जाते हैं, वहीं घनश्याम डोंडियाल ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने न सिर्फ सरकारी विद्यालय को एक मॉडल स्कूल बना दिया, बल्कि इस स्थिति में ला गए कि कोई जिम्मेदार अधिकारी देखेगा तो उसे खुद ब खुद रश्क हो जाएगा। शिक्षा के प्रति समर्पित ऐसे शिक्षक घनश्याम डोंडियाल को न्यूज 18 का सलाम। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18, स्यूनी मल्ली। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आइए आपको बताते हैं जाने माने शिक्षकों की क्या है विद्यार्थियों के लिए सलाह। मेरा जो उनको संदेश है, वो चाहे वो आर्मी अफसर हों, पुलिस फोर्सेस में हों, डिफरेंट फोर्सेस में हों, उनको मेरा यही एक संदेश है कि लगन और बहुत अनुशासन तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। निश्चित रूप से उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए गौरव की बात होगी, महाविद्यालय के लिए गौरव की बात होगी। छात्र संघ चुनावों को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाते हुए नामांकन दाखिल करने के बाद कॉलेज में ही शक्ति प्रदर्शन किया। चुनावों को लेकर कॉलेज में इन दिनों माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। 8 तारीख को होने वाले चुनावों को लेकर छात्र काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार कॉलेज में अलग रंग रूप और वोटों के लिए छात्रों को रिझाने के लिए हर जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। नामांकन के दौरान हमारी संवाददाता भारती सकलानी ने मौके का जायजा लिया। राजनीति में प्रवेश के लिए छात्र राजनीति को बेहद अहम माना जाता है और यही रंग देखने को मिल रहा है डीएवीपीजी कॉलेज में, जहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर यहां पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से यहां पर
जन रैली निकाली जा रही है और समर्थक यहाँ पर पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर। 8 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने से पहले ही विवादों में फंस गया। एक्ट के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब आईएमए ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। सूबे में एक्ट को हरियाणा की तर्ज पर लागू नहीं करने को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने 15 सितंबर से कामकाज ठप करने का फरमान जारी कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य महकमे ने एक्ट लागू कराने को लेकर कमर कस ली है और इसके लिए होमवर्क भी पूरा कर लिया है। तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 15 सितंबर से निजी सेक्टर के क्लिनिक और अस्पतालों में ताला लगाकर चाबी डीएम को सौंपने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार जो है यार हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स है इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि हम डॉक्टर को शिकंजा, डॉक्टर को क्या शिकंजा कसोगे। 15 तारीख से हम अपना सब स्वेच्छा से अपना हॉस्पिटल क्लिनिक सब बंद कर दूंगा स्वेच्छा से, और हम डीएम के पास चाबी हैंडओवर कर दूंगा। नहीं देखिए, अब हाईकोर्ट का आदेश है वो तो उसको मानना तो सबके लिए बाध्य है। कोई उससे जो है हाईकोर्ट के से जो है उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है। रही उनके अपने जो भी उनका स्टैंड है ये उनकी मर्जी है, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है कि लागू करने को तो वो लागू हर हाल में होगा। उधम सिंह नगर के पंतनगर में 1125 एकड़ भूमि पर अब सामरिक दृष्टि से नए और बड़े एयरपोर्ट का निर्माण होगा। साथ ही पंतनगर की 1125 एकड़ भूमि पर बनने वाले नए एयरपोर्ट परिसर की 73 एकड़ भूमि पर आर्मी एविएशन और 2 एकड़ भूमि पर एनसीसी की एयर ब्रांच भी स्थापित होगी। पंतनगर में नए एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव के साथ ही एयरपोर्ट निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर पूरा प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन ने शासन को भेज दिया है और शासन से स्वीकृति मिलते ही पंतनगर 1125 एकड़ भूमि पर अब सामरिक दृष्टि से एक नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हुआ है और जिसमें 1125 एकड़ लैंड के लिए नए एयरपोर्ट की योजना है, जिसमें करीब 73 एकड़ लैंड आर्मी के एविएशन ब्रांच के लिए और 2 एकड़ लैंड एनसीसी एयर ब्रांच के लिए भी उसमें प्रस्तावित हुई है। तो हमारा नया एयरपोर्ट जिसमें 1052 एकड़ लैंड हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है और रेस्ट आर्मी और एनसीसी विंग के लिए है। राजधानी देहरादून में चलने वाली सिटी बसें और टेम्पू यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बसों में चोरी, लूट और महिला अपराधों की घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं और तो और कई बार सड़क हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग बन जाती है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दून की सड़कों पर रफ्तार के साथ दौड़ रही सिटी बसें और टेम्पो धड़ल्ले से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में चलने वाले वाहन क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियों को ढोते हैं। सख्त आदेशों के बावजूद ये वाहन राजधानी की सड़कों पर बेखौफ दौड़ते नजर आते हैं। जिस तरह से लगातार दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं, आपने धुमाकोट बस दुर्घटना देखी, टिहरी की बस दुर्घटना देखी, इसके बावजूद हाईकोर्ट के सख्त रूल देखे कि ओवरलोडिंग में जो भी बस पाई जाएगी उसके चालक के खिलाफ मुकदमा होगा और उन बसों को सीज कर दिया जाएगा। यात्रियों से ठसाठस भरी बसों में चोरी की घटनाएं भी आम है। साथ ही महिलाओं और छात्राओं के साथ भी यहाँ छेड़खानी होती रहती है। बसों में इस तरीके से चलेंगे तो कैसा महसूस होगा ये आप समझ सकते हो। आप भी खुद बस में खड़े हो, लेकिन हम पूरी तरह बस वालों को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो पैसेंजर लोग हैं हम खुद आके बस में बैठते हैं। ये लोग कोई जबरदस्ती नहीं खींच रहे, लेकिन हमें अभी कैसा महसूस हो रहा है आप खुद अभी खड़े हो, खुद आप महसूस कर सकते हैं। सरकारी अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही का सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने भी कहा, परिवहन विभाग ने भी कहा और प्रशासन भी कहता है कि यातायात नियमों का पालन कराया जाएगा। जो विक्रम है उनमें क्षमता से अधिक सवारियां नहीं भरी जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये खुल्लम खुला उल्लंघन शासन प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।